टाइगर को लेकर के जो एक संकल्प लिया भारत ने, और उस संकल्प के साथ जुड़े अभिषेक रे ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया, वो कामयाबी के कई मानदंड स्थापित करके यहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए, आज से 1 साल पहले मोदी जी ने IBCA की स्थापना की, अनाउंसमेंट की। IBCA इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। पूरी दुनिया भर में 7 प्रजाति के बिग कैट्स पाए जाते हैं, विच इज टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लायन, चीता, प्यूमा एंड जैगुआर। इन 7 प्रजातियों में से 5 प्रजाति हमारे पास भारत में है। So naturally, India becomes the biogeographic capital of the big cats of the world. That roam the earth since eternity, kissing stars and just alive. और न्यू दिल्ली में IBCA का एंथम हाल ही में खोला गया। इस IBCA को एक फेस की जरूरत थी, इसकी एक शक्ल की जरूरत थी। उसकी शक्ल मैंने बनाई इन फॉर्म ऑफ अ ब्रांडिंग फिल्म। एक ऐसी फिल्म मैंने शूट किया जिसमें 4 मिनट में कोई भी कॉमन आदमी ये समझ जाए कि बिग कैट्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और पूरे संसार में इनका क्या रुतबा है, इनके होने से क्या होता है। तो जिसको कुछ नहीं पता कि लेपर्ड क्या है, जैगुआर क्या है, चीता क्या है, कौन सा कहाँ पाया जाता है, ऐसा किसी आदमी के लिए 4 मिनट में एक बहुत ही सहज गाना और फिल्म मैंने तैयार की जो IBCA की शक्ल है, जो IBCA की ब्रांडिंग एंथम और फिल्म है। हाल ही में दिल्ली में ये लॉन्च हुआ और IBCA के अंतर्गत ये हो पाएगा कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है, तो ये यूनाइटेड नेशंस और इंडिया का कोलैबोरेशन है। यूनाइटेड नेशंस में क्या है कि अलग अलग देशों के बीच में एक कोलैबोरेशन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। उसी तरह से बिग कैट्स के लिए ऐसे कोई बॉडी नहीं थी। तो 96 ऐसे कंट्रीज है दुनिया भर में जहाँ पे बिग कैट्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमेज़न में, ब्राजील में जैगुआर है, चिली में, पेरू में आपके प्यूमा है, अफ्रीकन कंट्रीज में लायन है, चीता है, लेपर्ड है। इंडिया के 5 टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, ये 5 बिग कैट्स है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, further on the Himalayan belt you have the snow leopard। तो इस तरह के 96 कंट्रीज के का जो जमावड़ा है that is IBCA, और जो IBCA का एंथम है that is now the official big cat anthem of the world। मकसद ये है कि जिन जिन देशों में से बिग कैट एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे कि लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन कंट्रीज में पहले टाइगर पाया जाता था, लेकिन आज के डेट में टाइगर यहाँ से विलुप्त हो चुका है। हाँ, लेकिन इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है टाइगर लेपर्ड कंजर्वेशन में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ओनली 2.5% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड मास, 4% फ्रेश वाटर रिजर्व एंड मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, इसके बावजूद इंडिया ने जिस तरह से टाइगर और लेपर्ड का संरक्षण किया और जिस तरह से टाइगर लेपर्ड के नंबर्स हमारे देश में बढ़े हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो ये दिखाता है कि हमारे जो कंजर्वेशन ईथॉस है हमारे देश का, वो दुनिया में सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो ये जो एक सक्सेसफुल मॉडल है टाइगर्स लेपर्ड्स बचाने का, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो तजुर्बा है, इसको हम बाकी देशों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी अपने एग्जिस्टिंग बिग कैट पॉपुलेशंस को बचा सके। Since eternity, guarding the web of life, rising every time, let the warrior roar for the free and wide. They are entwined, deeply with her light, ancient spirits of the wild, they
दूसरी बात, जहां जहां से ये विलुप्त हो चुका है, इंडिया उनको शायद सोर्स पॉपुलेशंस आगे जाके दे कि कुछ टाइगर्स हम कंबोडिया, लाओस, वियतनाम को भी गिफ्ट करें, ताकि फिर से एक नया प्रजनन जो है, एक नए तरीके से, नए सिरे से उन जगहों को हम रीवाइल्ड कर सके और टाइगर्स को री इंट्रोड्यूस कर सके। सोर्स पॉपुलेशन भारत प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी बात, वो ज्ञान कि बिग कैट्स को कैसे बचाने। जैसे ईरान के पास एशियाटिक चीता बचे हुए हैं, कुछ 12-15 बचे। अगर वो विलुप्त हो गए तो एशियाटिक चीता का पूरा नस्ल ही खत्म हो जाएगा। रशिया के पास साइबेरियन टाइगर्स है, एमरल्ड लेपर्ड है। एमरल्ड लेपर्ड इज द रेयरेस्ट लेपर्ड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। उनको कैसे बचाना है? इस बिग कैट्स को बचाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। आपको पता है कि हाल ही में पूरी दुनिया में एक मिसाल, एक कीर्तिमान कायम करते हुए मोदी जी अफ्रीका से चीतास को वापस ले आए इंडिया में। अब मैं दूसरी बात पे आऊंगा, दूसरी पहलू पे, जो है इंडियाज नेशनल चीता एंथम, जो हाल ही में मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के लिए बनाया। चीता की कहानी यह है कि चीता एक संस्कृत शब्द है। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि चीता इज एन अफ्रीकन वर्ड। चीता इज नॉट एन अफ्रीकन वर्ड। अफ्रीका में चीता को डूमा कहते हैं। चीता शब्द इंडिया से आया है, संस्कृत से आया है, चितकबरा। चितकबरा द स्पॉटेड वन, जिसके ऊपर स्पॉट्स हो, उसको चितकबरा कहते हैं। वहां से चीता शब्द आया। और चीता पूरी दुनिया में सबसे तेज भागने वाला लैंड एनिमल है। चीता कैन अटेन अ टॉप स्पीड ऑफ 110-112 किलोमीटर पर आवर। उससे तेज भागने वाला कोई जीव पैदा ही नहीं हुआ। और भारत के कॉन्जर्वेशन हिस्ट्री में एक ही काला धब्बा था। वो काला धब्बा ये था कि 1952 में लास्ट इंडियन चीता को शिकारियों ने मार के उड़ा दिया, विलुप्त कर दिया। में ही आई थिंक हुआ था। नहीं, कॉर्बेट में नहीं, MP राजस्थान बॉर्डर उस एरिया में हुआ था। और आखिरी चीता को इंडिया से विलुप्त कर दिया गया। और ये जो पूरी प्रजाति है चीतास की, वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। Now, extinction is very severe because extinction is putting a full stop to billions of years of nature's work. कुदरत के मिलियंस ऑफ ईयर्स के काम को आपने एक फुल स्टॉप लगा दिया, एक विराम लगा दिया। तो एक्सटिंक्शन से ज्यादा खराब कोई बात हो नहीं सकती। और इंडियन कॉन्जर्वेशन इथॉस में एक ही ब्लैक स्पॉट था कि हमने चीता को खो दिया है। अब ये हमारी नेशनल ग्लोरी और शान की बात थी कि हम चीता को वापस लाए। तो इसलिए एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल मूव में, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिलोकेशन करके हम अफ्रीका से फिर से चीतास को वापस ले आके कूनों में उनको रीइंट्रोड्यूस किया। आज के डेट में 4 मादाओं के बच्चे हुए हैं। सारे बच्चे पल भर रहे हैं वहाँ पे, चीतास शिकार कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में कूनो, नौरादेही, गंगासागर, ऐसे 4 अलग अलग ईयर मार्क्ड एरियाज है जहाँ मेरी पोस्टिंग भी हुई है, जहाँ पे चीतास को रिलोकेट किया जाएगा। और सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में जो चीता का हिस्टोरिक रेल्म था, हिस्टोरिक जो हैबिटेट था चीता का, उसको री एस्टेब्लिश करने की प्रयास भारत सरकार कर रही है। चीते की रफ्तार, भारत की रफ्तार, चले हम, बढ़े हम, चले हम। हाँ, चीते की रफ्तार, भारत की रफ्तार, चले हम, बढ़े हम, चले हम। ऐ जहां देख ले, चले हम, बढ़े हम, चले हम। गौर से देख ले। प्रगति के साथ यहाँ प्रकृति, नवीनता के साथ है धरोहर भी, है शास्त्रों के साथ यहाँ शस्त्र भी, अमृत काल का है मंत्र भी, ऊर्जा है नई, है खुद पे यकीन, जो खोया था फिर से पाया। चांद तलक है हमारे कदम, सांसों में जज्बा, बाजू में दम, विश्व गुरु के नक्शे कदम पे चलती है दुनिया नई उमंग से, चले हम, बढ़े हम, चले हम। चीते की रफ्तार, भारत की रफ्तार, चीते की रफ्तार, भारत की रफ्तार, चले हम, बढ़े हम, चले हम। ऐ जहां देख ले, चले हम, बढ़े हम, चले
और बहुत मजबूती के साथ। एक और बात कहना चाहूँगा, पूरे यूरोप में आज सबसे बड़ा जानवर क्या मिलता है आपको? अधिकतर देशों में, आप फ्रांस जाइए, पेरिस जाइए, कहीं भी जाइए, इटली जाइए, गो टू एनी कंट्री ऑफ यूरोप, सबसे बड़ा जानवर है लोमड़ी, रेड फॉक्स। उससे बड़े जितने भी जानवर थे उन्होंने मार के उड़ा दिए। देयर आर नो बेयर्स। संख्या के मामले में नहीं, नंबर्स में एक्सटिंक्शन। अच्छा, संख्या की खत्म- बात नहीं, खत्म ही कर खत्म, दी। विलुप्त। ओके। पूरे यूरोप में वाइल्ड लाइफ नाम लेके बचा ही नहीं। वुल्व्स एक्सटिंक्ट, बेयर्स एक्सटिंक्ट, जो भी मेगा फौना था उन्होंने मार के उड़ा दिया, सिर्फ लोमड़ी बचे हुए हैं। अब इतने सारे उन्नत डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोप में, किसी भी एक कंट्री ने ये हौसला दिखाया कि चलो भैया हमने इसको मार के उड़ा दिया, हम इसको वापस ले आते हैं? किसी ने नहीं किया। जो विलुप्त हो गया सो विलुप्त हो गया। इंसान बच गए, जानवरों को भूल गए। लेकिन भारत सरकार ने पहली बार ये जुर्रत, ये हौसला, ये दम, ये गूदा दिखाया कि जो हमने खोया उसको हमने वापस पाया। और उसी को एक गाने के रूप में, एक गाना और एक फिल्म के रूप में साकार करके मैंने चीता एंथम बनाया भारत सरकार के लिए। चीते की रफ्तार, भारत की रफ्तार। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क की एक बंजर पहाड़ी को अपनी श्रम साधना से आबाद कर घना जंगल बनाने वाले युवा संगीत उपासक अभिषेक रे ने सीताबनी वन्य क्षेत्र बना दिया है, जो टाइगर सहित अन्य जानवरों की, पंछियों की पनाह स्थली की पहचान से भी जुड़ी है। सीताबनी आरण्यक की कथानक में लगभग 1500 साल पुराना सीता माता के मंदिर का अवशेष भी यहाँ है, जहाँ लव कुश के जन्म का कथानक भी मिलता है। आज टाइगर मैन अभिषेक रे की संगीत साधना की पहचान से ये स्थान सीताबनी जुड़ा है। मैं बचपन से ही टाइगर लेपर्ड ट्रैकर रहा हूँ। अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी, पूरी कमाई लगा के मैंने एक बंजर पहाड़ी को जंगल में परिवर्तित किया और टाइगर लेपर्ड कॉरिडोर को री एस्टैब्लिश किया, जिसका आज नाम है सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। मैं टाइगर लेपर्ड ट्रैकर रहा हूँ भारत सरकार के लिए। कई बार मेरी पोस्टिंग हुई है बाघ गणना के लिए इन रणथंभौर नेशनल पार्क, इन कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। टाइगर से जंगल है, जंगल से बारिश, बारिश से नदियाँ, नदियों से है हरियाली। टाइगर है तो हम भी हैं, तुम भी हो। टाइगर जिए तो भारत में होगी खुशहाली। तो मैंने हमेशा सोचा था कि जो भी थोड़ी बहुत पूंजी मैं बॉलीवुड में काम करके इकट्ठा करूंगा, उससे ऐसा कुछ करूंगा जिससे जो है इस दुनिया के बाकी जीव जंतु, स्पेशली वन्य जीव जो आज कगार पे जा चुके हैं हमारे लिए, उनका कुछ भला हो सके। और मैं 14 साल की उम्र से जो है बाघ गणना करता हूँ भारत सरकार के लिए। तो टाइगर सेंसस जो होता है हर साल, जो आपके पास आंकड़े होते हैं कि हमारे जंगलों में इतने बाघ है, उसमें मैं भाग लेता था। और मैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे मुझे सर्टिफिकेट्स मिले थे। तो ऐसा ही बाघ गणना के दौरान मैं एक बहुत वीरान पहाड़ी पे पहुंचा, कॉर्बेट नेशनल पार्क के एरिया में, कॉर्बेट लैंडस्केप में, बफर एरिया में, जहां खेती बाड़ी तो हो रही थी लेकिन बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि उसके चारों तरफ जंगल थे और एक तरफ नदी बह रही थी और बीच में एक पहाड़ी थी जो बहुत साल तक कट एंड स्लैश एग्रीकल्चर, बर्निंग एग्रीकल्चर जो होता है ना, कि जला जला के एग्रीकल्चर करते हो, उससे जो है वो ज़मीन जो है विनष्ट हो चुकी थी। उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो चुका था और जो भी थोड़ा बहुत फसल हो रहा था वो हिरण आके चुग रहे थे। जो गाय बछड़े वहाँ पे वो पाल रहे थे, उनको भी टाइगर लेपर्ड रेगुलरली आके उठा के लेके जा रहा था। अब बात ये है कि देखिए, आप बाघ को ये नहीं सिखा सकते कि आप सिर्फ हिरण खाओगे, बकरी को नहीं खाओगे। उसके लिए ये भी भोजन है, वो भी भोजन है। सिमिलरली आप हिरण को ये नहीं सिखा सकते कि भैया तुम तो सिर्फ घास खाओगे, धान नहीं खाओगे। वो भोला जानवर है, उसको जो खाना मिलेगा अपने हैबिटेट में उसको वो खाएगा। तो नेचुरली जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन था। तो जब मैं दमका इस पहाड़ी पे जाके, तो मुझे लगा कि चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ और एक तरफ नदी बह रही थी, वैसी पहाड़ी जो है उसको वापस जंगल को लौटा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आग जला के उस तरह से खेती करना जो है, कुदरत की रजामंदी नहीं थी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो धीरे धीरे करके अपनी पूंजी, कुछ बैंक लोन लेके और सारा कुछ जमा करके मैंने इन परिवारों से ये ज़मीन खरीद के। ये किस सन की बात है? ये 2008 से 2010 उस वक्त की बात है।
मैंने अपने पैर जमा लिए थे बॉलीवुड में, थोड़ी बहुत पूंजी थी, थोड़ा मैंने बैंक लोन लिया और इस पहाड़ी को मैंने धीरे धीरे खरीद ली, इस विकल्प से कि मुझे इसको घनघोर जंगल में परिवर्तित करना है। आज की भाषा में इसको कहते हैं रीवाइल्डिंग। रीवाइल्डिंग मतलब ये धरती जो है आज से 100 साल पहले जिस स्टेट में थी, आप उसी स्टेट में उस धरती को ले जाके लौटा रहे हो। तो रीवाइल्डिंग का कॉन्सेप्ट अफ्रीका में काफी कॉमन है, बहुत से लोग करते हैं, पर हमारे देश में रीवाइल्डिंग का कोई मतलब किसी को पता नहीं था, क्योंकि लोग यहाँ पे जमीन खरीद के या तो फैक्ट्री डालते या घर बनाते या फार्म हाउस बनाते। तो जमीन खरीद के उसको वापस जंगल में परिवर्तित करना, ये बात हमारे देश के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने शुरू किया। और उसके बाद जो है 2015 ने एक कंप्लीटली वाइल्ड टाइग्रेस, एक जंगली बाघिन ने मेरे प्रॉपर्टी में आके बच्चे दे दिए। ओहो। तो देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि आप 1% कीजिए कुदरत के लिए, बाकी 99% जो है वो कुदरत खुद करती है। मैंने तो वो जगह बनाई, मैंने वाटर बॉडीज बनाया, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जानवरों के लिए 12 महीने पानी रहे ये व्यवस्था की, फलदार पेड़ लगाए, भिन्न भिन्न प्रकार के पंछी आने लगे, हिरन आने लगे, ग्रासलैंड बनाया, घास लगाया, गूलर के पेड़ लगाए, अमलतास, साल, जितने भी जंगली एंडेमिक ट्रीज है उस एरिया के, वो सारे हमने लगाए। लेकिन बाघिन ने देख लिया था कि ये पागल यहाँ रहता है। और बरसात के मौसम में जब मैं बॉम्बे में रिकॉर्डिंग खत्म करके दिल्ली आके फिर सीताबनी पहुंचता था, मेरे जंगल का नाम मैंने रखा सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व। आज पूरी दुनिया में उसी नाम से वो मशहूर है। तो जब मैं सीताबनी पहुंचता था तो रात का वक्त हुआ करता था, बीच में नदी चलती थी, एक कमर पानी था उसमें, उसको क्रॉस करके जब अपनी जमीन पे पैदल जाता था तो कई बार इस बाघिन से मेरा आमना सामना हुआ कि वो ऊपर पहाड़ से नीचे उतर रही है, मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, और मेरे टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि बाघ की जो आंखें हैं ना, दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट। तो रात को टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें चमक जाती थी। तो मैं धीरे धीरे ऊपर जाता था और वो थोड़ा डिटूर लेके नीचे उतरती थी, और मुझे इस बात का थ्रू आउट एहसास होता कि वो नीचे उतर रही है, क्योंकि सूखे पत्तों पे छप 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 करके उसके उतरने की आवाज मुझे आती थी और मैं ऊपर चला जाता था। तो उसके साथ एक मेरा अनरिटन अनस्पोकन एग्रीमेंट था कि मैं भी वहां रहता हूँ, वो भी वहां रहती है। कोई भी तकरार, व्यवधान या कोई ऐसा हमारे मतलब आंखों, मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, ऐसा कई बार हुआ, पर द पॉइंट इज उसने कभी कोई एग्रेशन नहीं दिखाया और मैं भी योगी की तरह रहता था उसके सामने, नो फियर एंड नो एग्रेशन। और मुझे लगता है कि किसी भी जंगली जानवर के सामने अगर आप योगी बन जाओ या आपके अंदर डर ना हो और एग्रेशन भी ना हो, तो जानवर आपकी एनर्जी को भाप लेता है और उसी अनुसार वो भी व्यवहार करता है। अभिषेक जी एक बात करना चाहूंगा कि आपने कहा योगी की तरह जीवन जीने लगा और आप स्वयं जीने लगे। तो 5वें दशक में 40 से लेकर 50 के आसपास की बात है कि जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी भी वहां उस जंगल में पहुंचे, और उस जंगल में जो सीताबनी आपका जो जंगल है, उस पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जी। वो 1500 साल पुराना मंदिर है, और उस मंदिर में मान्यता है कि सीता जी ने लव कुश के साथ वहीं पर जन्म दिया, या ये भी माना जाता है कि लव कुश के साथ वहां पर कुछ काल रही, ये उसमें बताया गया। और इस काल खंड के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी भी वहां जाते थे और वहीं की पहाड़ी में ही, वहीं पर आसपास पेड़ों की छांव में रहते थे, और कई बार ऐसा ही शेर, टाइगर आता था, उनके सामने बैठता था और वो आपस में चलते हुए आराम से टहलते हुए निकल जाया करते थे। ऐसी मान्यता उनके बारे में लिखी हुई है जी। और ये कालखंड वहां पर स्थापित है, आज भी बताया जाता है, जिसका प्रमाण आप स्वयं दे रहे हो कि एक योगी की तरह सब जीवन जीने लगे। तो टाइगर और अभिषेक और टाइगर दोनों का एक हो जाना, जी, एक होकर के उस जंगल के अपना बन जाने वाली बात रही। तो क्या कहोगे अभिषेक? देखिए, उसके पास पूरा कॉर्बेट नेशनल पार्क था बच्चे देने के लिए, लेकिन उसने मुझे चुना और मेरे घर के 200-300 मीटर के अंदर एक बांस का घना जंगल मैंने बनाया है, वहीं उसने बच्चे दे दी, बच्चे वहीं पले बड़े, और उसने ये करके सीताबनी वाइल्ड लाइफ रिजर्व को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। क्योंकि उसके बाद डिस्कवरी चैनल और बतेरे और चैनल्स ने कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पहुँच गई, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई वन्य बाघिन ने आके किसी के प्राइवेट एस्टेट में बच्चा दिया हो। और जो है एक अलग, मैं कहूँगा कि एक प्रक्रिया चल पड़ा, एक सिलसिला चल पड़ा, जिसमें आगे जाके मुझे स्वाभिमान भारत मिला, और फिर 2 साल पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऑनरेबल मुझे
अमेजिंग इंडियन अवार्ड मिला। तो मुझे लगता है कि सारी अवार्ड्स के पीछे का जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं उस बाघिन का है, क्योंकि उसने मुझ पे भरोसा किया। अब ये भरोसा कहाँ से आता है? ये भरोसा बहुत पौराणिक है, ये भरोसा आज का नहीं है। ये तब से है जब से योगी जंगल में तप करते थे और उनके गुफाओं के पास जो है बाघ आके बैठते थे, जाते थे। योगी का जो एनर्जी होता है, योगी के अंदर की जो ऊर्जा है, उसमें कोई एग्रेशन नहीं होता और उसमें डर भी नहीं होता। और टाइगर भी बिल्कुल योगी की तरह ही अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि टाइगर आमतौर पे 10-15 दिन में उसको एक बार भोजन मिलता है, बाकी समय वो भूखा ही रहता है। और कई बार शिकार जब फेल हो जाता है तो वो सिर्फ पानी पी के अपने तलवे चाट के सो जाता है और फिर अगली शिकार की तैयारी करता है। और जितनी बार उसकी शिकार फेल होता है उसका एनर्जी लेवल और घटता जाता है। तो कगार पे रहने वाला, अपने एनवायरनमेंट से बहुत कम लेने वाला एक जानवर ऐसा मिसाल है जो टाइगर है या लेपर्ड है। हमारी तरह उसको नसीब नहीं होता कि दिन में 4 बार प्लेट पे खाना सजा हुआ आ जाए। उसको अपने एक एक खाने के तिनके के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और योगी भी ऐसे ही जीता है। तो मैं मानता हूं कि आज का जो कंज्यूमरिस्टिक वर्ल्ड है, जिसमें हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मार्बल फ्लोर चाहिए, फलाना ब्रांड चाहिए, मैं तो भैया इस ब्रांड का, जैसे मैं बॉलीवुड से हूँ, बॉलीवुड के लोग कैसे हैं, मैं तो इस ब्रांड का शर्ट पहनता हूँ, उस ब्रांड का जीन्स पहनता हूँ, मेरे जीन्स 40,000 का है, मेरे शर्ट 2 लाख का है। तो ये एक अलग दुनिया है और टाइगर की दुनिया एक अलग दुनिया है। पर फिर भी उस टाइगर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, कतारों में लोग आते हैं। और भारतवर्ष में जो क्लीन ग्रीन डॉलर्स वो लाते हैं, वो कोई दूसरा इंडस्ट्री नहीं लाता। तो एक जीता हुआ टाइगर का जो इकोनॉमिक वैल्यू है, प्योरली इकोनॉमिक टर्म्स पे बोलता हूँ, उसका वैल्यू इतना है कि वो बेहिसाब है। जितने भी टाइगर रिजर्व्स है भारतवर्ष में, 54 टाइगर रिजर्व्स है, और ये सारे इकोनॉमिक फोकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री चलती है टाइगर के नाम से। जिप्सी ड्राइवर्स, सफारी ऑपरेटर्स, होटेलियर्स, रिजॉर्ट ओनर्स, उसके आसपास जो पूरा एक व्यवसाय पनप जाता है सिर्फ एक जानवर को देखने के लिए। तो इतना रुतबा, इतना कैरिज्मा उस जानवर में है कि उसके एक फोटो, इसकी एक झलक के लिए लोग पता नहीं कितने पैसे खर्चा कर देते हैं। ये तय है कि अभिषेक रे ने जो संकल्प लिया है अपने राष्ट्र को, अपनी भारत भूमि को आगे बढ़ाने के लिए, नया भारत की प्रगति के साथ प्रकृति को जोड़ करके निकल करके आगे बढ़ने का जो काम किया है, उसमें कामयाबी मिली है। और आपको बहुत 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 बधाइयां हम अपनी ओर से देते हैं, अपने दर्शकों की ओर से देते हैं।